जय हिंद। आज हम लोग धातु धातु के बारे में पिछले हम लोग क्लास किए थे, उसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण के लिए बहुत बड़ा चार्ट हम लोग ने देखा था। ठीक है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। आज हम देखेंगे अयस्कों का समृद्धीकरण। अयस्कों का समृद्धीकरण। दोनों देखेंगे गैंग। क्या देखेंगे? गैंग। गैंग क्या होता है? ऐसे तो गैंग का मतलब गिरोह से समझा जाता है, गिरोह से निकाला जाता है। ठीक है, गैंग मतलब कहते हैं गिरोह, लेकिन यहाँ पर गैंग का मतलब है गैंग का मतलब यहाँ पर है हम लोग गैंग देख रहे हैं। गैंग का मतलब है कोई जैसे खाली अयस्क है। ठीक है, अयस्क समूह। आप व्यवहारिक जीवन में गैंग को सिखाया था, वो छोड़ दीजिए। अब केमिस्ट्री में गैंग का मतलब समझिए। गैंग का मतलब है कोई अयस्क है तो उसका मसूदी जितना भी है, ठीक है, धातु को छोड़ के जितना भी मसूदी है सबका सब गैंग है। क्या है? गैंग है। हाँ, पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गैंग। पृथ्वी से लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियां कई अशुद्धियां होती है। होती हैं, इन्हें गैंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? गैंग। देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उसके धातु के प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला कंडीशन है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे जो नीचे आएंगी ना उनका ना सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे नीचे वाला में कौन कौन था? AU, AG और HG BC में है। ठीक है, कॉपर BC में है। हाइड्रोजन वाला जो है ना, हाइड्रोजन से नीचे जो है सक्रियता श्रेणी छापित हो ना हम लोग। हाइड्रोजन से नीचे जो कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड, उन लोगों का है ना। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली
नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती हैं। हाँ, खड़े रहो। काफी अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं का ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही इन धातुओं को ऑक्साइड को इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीनाबाद, मरकरी या पारद के अयस्क को मरकरी या पारद के अयस्क सीनाबाद HGS हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, वायु में गर्म करने पर या को वायु में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने को मर्क्यूरिक ऑक्साइड पारद में परिवर्तित हो जाता है। HGS मतलब क्या बोलते हैं सर? सीनाबाद, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड और अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में यह मरकरी में अपचयित हो जाता है। मरकरी यानी कि पारद में अपचयित हो जाता है। जैसे HGS है, सीनाबाद सॉलिड है, गर्म जब किया जाएगा 3O2 देता है, तापन किया जाएगा, इसका मतलब तापन ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। सॉलिड रहेगा और इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग होगा। SO2 गैस है, फिर से इसको गर्म किया जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो क्या देगा, ये मरकरी अलग हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा।
ना पता है कि पारा जो है कमरे का ताप प्रतिरोध होता है Yes. और गैस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 था जो मरकरी के लिए था। अब हम लोग सेम इसी टाइप का अभिक्रिया होता है कॉपर की, ठीक है, देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 में है दो उदाहरण में है प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में, प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपरोक्त तांबे को केवल वायु में गर्म करके उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। इसके अलग किया जा सकता है। Cu2S एल्कोहल में 3O2 है, गैस है। अच्छा करते ना, लिखते हैं राइट, Yes, उसमें 2Cu2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा 2SO2। इसके बाद Cu2O जो बना जैसे कॉपर सल्फाइड से क्रिया करेगा तापन के यहाँ पे तापन, तो कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब देखेंगे संकेतक श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्ष। संकेतक श्रेणी से नीचे कौन कौन था उसकी बात किया थे नाम लोग, मध्य में ठीक है। इसमें था पारा था, इसके ऊपर कॉपर था, नीचे था कॉपर, कॉपर शायद ऊपर था। मध्य में था सात कॉपर, हाँ कॉपर तो मध्य में, हाँ, कार्बन मध्य में आएगा। है। हाइड्रोजन से नीचे जिंक फेरम लेड है कॉपर, जिंक आयरन लेड कॉपर, ये चार है। कॉपर पारा सिल्वर गोल्ड, जिंक नहीं है तो कॉपर। यहाँ वाला तो हम लोग अभी कर दिए, ठीक है। संकेतक श्रेणी इसका इसका हम लोग देख चुके, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका किसका, इसके ऊपर जो है लेड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम कहाँ से सर? कॉपर ना। कॉपर तो इसमें ना हो गया,
एल्युमिनियम ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में है, नहीं ऊपरे वाला में एल्युमिनियम हाँ है। एल्युमिनियम ऊपर वाला में। इसको तो कॉपर तो नीचे नीचे पहले में दे दिया है। हाँ, नीचे में दे दिया है, बीच में दिया है तो उसको तीसरा वाला में लिखना चाहिए था, अच्छी वाला में, और पहले वाला सेकंड वाला में लिखना चाहिए था। 55 में देखिए ना। हम देख चुके हैं, और पीछे भी साल में है टुकड़ा में देखे थे। हाँ, कौन कौन है? जिंक है, इसमें जिंक है, इसके नीचे लोहा है, लोहा है, इसके बाद लेड है, हम्म, इसके बाद कॉपर है। कॉपर है। ठीक है, लेकिन कॉपर को जब इसमें दिया हुआ है हाँ। तो इसमें कॉपर का अभिक्रिया देना नहीं चाहिए था, तो कम क्रियाशील वाला में। कैल्शियम दिया। एक बात और भी है कि हो सकता है कि अयस्क पर डिपेंड करेगा, अलग अलग अयस्क भी होता है, अयस्क पर भी डिपेंड कर सकता है। बैठ जाओ। ये प्रकृति में, ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या किस रूप में पाया जाएगा? कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में, या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसका ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। जब हम लोग को दो चीज मिलेगा, और एक वर्जन है, दूसरा निष्ठापन, यह सिलवाता है। जो कि डेफिनेशन लिखने के लिए पूछेगा, वर्जन क्या है, निष्ठापन क्या है, गैंग क्या है, यही मान लीजिए इसको, ठीक है। पुराना बुक किसी पास है? देखिए वर्जन क्या लिखा है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु नहीं में डेफिनेशन नहीं, सल्फाइड अयस्क को वायु की डेफिनेशन नहीं, इंग्लिश। अपनी इंग्लिश बोली। इंग्लिश 2ZLSO नहीं, इसका इंग्लिश नहीं लिखा है। वर्जन किसको बोलेंगे? वर्जन हम बोलेंगे सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, सल्फाइड अयस्क को, हाँ लिखिए, हाँ रोस्टिंग लिखा है। रोस्टिंग, ROASTING, हाँ सल्फाइड निष्ठापन का भी चेक कर लेना वायु पड़ेगा। की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में, हाँ अधिक ताप पर गर्म गर्म करने पर प्राप्त
या गर्म करने ऑक्साइड पर या यह ऑक्साइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया का कहेंगे हम लोग भर्जन ना। भर्जन। देखो भर्जन के लिए अभिक्रिया लिखते हैं। जिंक सल्फाइड है ना, यस। Yes. तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाएगा प्लस O2 गर्म देता है, देता है। गर्म किया जाएगा ना, तो क्या देगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। संतुलित है, संतुलित है। जिंक एक ऑक्सीजन दो है, दो यहाँ, दो यहाँ लिखिए। तीन को बता रहा है। तीन को बता रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 2 क्या हो जाएगा, 4 को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। लेकिन जिंक में तो 2 हो गया। वहाँ जो कीजिए एक और सल्फर निकाल क्या दो। साढ़े चार वैसे ही होगा। सल्फर क्या हो गया, कोई कर बैठा है रुकिए। सल्फर क्या हो गया, रुकिए ना, कंप्लीट कर रहे हैं। सल्फर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ क्या हो, यहाँ 2 हो गया ना, यहाँ क्या बता रहा है, 1 हो। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब फिर क्या हो गया, 2 में 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया। 2 से नहीं है, 3 से करें, 3 से तो फिर 3 हो जाएगा। अब हो गया। फिर हो गया। यस यस यस। इसके बाद हम लोग देखेंगे निस्तापन। क्या देखेंगे, निस्तापन। निस्तापन के कॉल्किन्स होता है। बोलना, CALCINATION। कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। सेम बात है। एक हम सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म किया, तरफ कार्बोनेट गैस को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। ये खाली वायु मतलब वायु कितना हो जा सकता है यहाँ पर, देखिए अगर ऑक्सीजन में वायु कम मात्रा में आएगा, ठीक है। कार्बोनेट गैस को कार्बोनेट गैस को कार्बोनेट गैस को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, निस्तापन। इस प्रक्रिया को निस्तापन करते हैं। ये जिंक कार्बोनेट है ना, सॉलिड है, देखो वायु सीमित और गर्म रहेगा। तापन करेंगे इसका तो क्या देगा, जिंक ऑक्साइड बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा ना, सॉलिड रहेगा, ये गैस हो जाएगा, गैस। सबका क्या होगा, निस्तापन होगा। ठीक है। अब यहाँ से तब धातु का ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद उसको उपयुक्त उपचार का उपयोग करके हम लोग उसको ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार प्राप्त, धातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड
वो कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। धातु प्राप्त किया जाता है, धातु ऑक्साइड लिखने के बराबर धातु प्राप्त किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए जैसे जिंक ऑक्साइड दोनों मिला, यहाँ भी मिला है, यहाँ मिला है, मिला जिंक ऑक्साइड ना। जिंक ऑक्साइड का हम लोग कार्बन के उपस्थिति में इसका सॉलिड है, कार्बन भी सॉलिड रहेगा। इसका हम लोग स्थापन करेंगे, ठीक है, तो जिंक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड नहीं बना देंगे, सॉलिड रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस। अब क्या कर देगा? अपचयन प्रक्रिया बना लिया, अपचयन प्रक्रिया कराओ, क्या क्या अपनाया जा सकता है? तो विस्थापन प्रक्रिया में अपनाया जा सकता है ना। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया भी का भी प्रयोग किया था। विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है ना। जैसे सोडियम हो गया, जैसे कौन कौन धातु उपयोग हो सकता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, सोडियम, कैल्शियम, हाँ, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम आदि। यहाँ सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि निम्न क्रियाशील धातुओं को क्या कर सकते हैं? विस्थापित कर सकते हैं ना। निम्न क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करते हैं। अभी हम लोग देखिए, कार्बन से अपचयन करने के अलावा हम उच्च क्रियाशील धातुओं के द्वारा
ठीक है, इनके ऑक्साइड के विलयन से इनको विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं हम लोग, उदाहरण के जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, क्या चीज है? मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2, MnO2 सॉलिड है ना। इसका एल्युमिनियम के साथ इसका हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं। एल्युमिनियम तो किससे ज्यादा क्रियाशील है, उसके अंदर क्या करेगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा, मैग्नीज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al2O3, Al2O3 सॉलिड होगा, क्या होगा, Al2O3। इसमें तापन नहीं है, ठीक है, तापन क्यों, विस्थापन अभिक्रिया तापन क्यों, यस यस, गरम कर देता हूँ ना, तंदुरुस्ती के लिए सर कर रहे हैं। देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है, क्या ये है, मैग्नीज ऑक्साइड, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम। ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या को यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम 2 को है, यहाँ क्या को है, 1 को है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन क्या को हो गया, 3 को, तो 1 को है तो 3, 2 को यहाँ है, तो ले जाओ, ये 3 से कीजिए सर, हमारे 2 से गुना करेंगे, रुकिए 2 से करेंगे 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 से कर दे, 3 में कितना हो जाएगा, 6 को, क्लियर है। 3 को मैग्नीज में कर दीजिए, मैग्नीज क्या हो गया, 3 को, 3 यहाँ लगा दीजिए, हाँ, एल्युमिनियम यहाँ हो गया, क्या हो 4 गया। हो गया, 4 उधर से, एल्यूमिनियम क्या हो गया, 4 हो गया, 4 4 लगा लगा दीजिए, देंगे। बस बात खत्म। एक बार में एक ही स्टेप में नहीं पूरा होता अभिक्रिया संतुलित, हाँ Yes. 2 बार करेंगे, पीछे बना लेंगे संतुलित करते समय, एक के बाद बनाएंगे आप। पहले बढ़िया सोच लेते हैं तब, हाँ बढ़िया सोच लेंगे तो और अच्छा है। यह अभिक्रिया अब एक साथ साथ में ऊष्मा भी देगा, क्या देगा, ऊष्मा। यह अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि कितनी ऊष्माक्षेपी होती है कि एल्युमिनियम मैग्नीज धातु है वह गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसमें उत्सर्जित मात्रा इतना अधिक होती है कि एल्युमिनियम गलित अवस्था प्राप्त होती है। धातु में गलित अवस्था प्राप्त होगा, जो किस अवस्था प्राप्त होती है, गलित अवस्था में प्राप्त होती है। अब एक अगर थर्मिक अभिक्रिया है भी डेफिनेशन इसका पूछ देता है। ठीक है, अगर थर्मिक अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, ठीक है, एक बार दिया था मिनट, हाँ थर्मिक अभिक्रिया थर्मिक रिएक्शन जब आयरन 3 ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होती है ना, तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होता है
और आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है। ये सब थर्मिट अभिक्रिया है। या इस टाइप के जो अभिक्रिया हमने लिखे है ना, सभी इस टाइप का अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया, क्योंकि ज्यादा मात्रा में उष्मा होता है ना। यस। तो लिखेंगे आयरन 2 ऑक्साइड आयरन 2 ऑक्साइड थ्री ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराने पर आयरन फिर लिखे हैं सर वो। कराने पर एक गलित अवस्था में Fe कराने पर Fe और Al2O3 प्राप्त होता है। अम्लीय अभिक्रिया एवं यहाँ पूरा लिख दिया ब्रो। नहीं, कुछ नहीं। यस। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे Fe गलित अवस्था में प्राप्त होता है। गलित अवस्था में इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मिट अभिक्रिया करेंगे। क्या कहेंगे? इसे थर्मिट अभिक्रिया करेंगे। वही तो शायद देखूंगा। अभी छूट गया लगा मैं। Fe यानी कि लोहा लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा और Al2O3 सॉलिड अवस्था में प्राप्त होगा, प्लस में ऊष्मा ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा ना। संतुलित कीजिए इसको। संतुलित करने का बताइए। ऊपर क्या दिए सर? आयरन 2 गो है, यहाँ क्या गो है? 2 गुना कर देते हैं। ऑक्सीजन 3 गो है, क्या गो है? 3 गो क्लियर है। एल्युमिनियम 2 गो है, ये 1 गो है, ये 2 गो बता रहा है। 2 से गुना कर देते क्लियर हो जाएगा ना। इसका उपयोग पूछेगा। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ है? थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? क्या बताएंगे? रेल की पटरियों को जोड़ने में। हाँ, तो पहला है रेल की पटरी को जोड़ने एवं नंबर 1 रेल की पटरियों को जोड़ने में। रेल की पटरियों को जोड़ने में। दूसरा क्या है? दूसरा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में। मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में।
छठा श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर में कौन कौन है? वही है, पोटेशियम है शुरुआत से। उसके नीचे कौन होता है? सोडियम। उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ये ना। यस यस, इतना ही है, जिंक आयरन। इतना ही है। जिंक आयरन, जिंक आयरन भी इसी में है। हाँ जिंक आयरन में नहीं है। मादी में है, मादी में है। माध्यम वाला में है। उसे ना बोलते हैं आदि में के बस नहीं है। कौन सा प्रोग्राम है? इन धातुओं की क्रियाशीलता इतना अधिक होता है ना, हाँ। भाव में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसको गर्म करके तो प्राप्त किया नहीं जाएगा। सबसे सीधा सा पोटेशियम से ना। हाँ, ठीक है, वो क्या कैसे प्राप्त किया जाएगा? इसको प्राप्त करने का तरीका है विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन। हाँ, इसके लिए विधि क्या है? इन सब के लिए विद्युत अपघटन। इनके लिए विधि है, शॉर्ट में लिख देते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। फिर क्या दिन में कल नहीं आया था? कल आया था कि नहीं? नहीं सुधरेगा तुम। अब मारना छोड़ दी थी इधर, तो डेली डेली इधर छोड़ने लगे हैं। प्रतिभा कैसे होगा आपका? पढ़े ना, कोई नहीं छोड़ेगा। लास्ट टाइम चल रहा है, सूते देर पर कर रहा है, देर नहीं दे रहा है। परीक्षा दे रहिएगा, सूतत रहिएगा, कोई नहीं। सीमा तो फोन किए तब नहीं है वैसे। नहीं छोड़ा उसको, गार्जियन इसने बिना डाला नहीं उठा तो उठा के भेजना चाहिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं, सबसे ऊपर स्थित धातुएं, सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, यानी कार्बन के साथ गर्म करके उसको तो प्राप्त नहीं किया सकता है। यानी कार्बन के साथ आप चयन करके
तो इन्हें अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता। कार्बन के साथ लिखिए, कार्बन के साथ अपचयन नहीं किया सकता। इतना ट्रैफिक है का ये पूरा सड़ गया है। हाँ बुझा के नाले हो जाएगा। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त नहीं किया जाता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? गर्म करके इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या तरीका है प्राप्त करने का इसको? विद्युत अपघटन। उदाहरण के लिए कार्बन के बोला अपचयन धातु बोला कार्बन के द्वारा सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम आदि धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं को परिवर्तित नहीं किया सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं की कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ बंधुता अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गणित क्लोराइड को, उदाहरण के लिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम को उनके गणित क्लोराइडो, पोटेशियम में लिखा था। पोटेशियम तो नहीं लिखा है हमने, पोटेशियम का भी हो जाएगा, लिख दिए तो बाकी हो जाएगा। 3 वो लिखे ना, पार्ट हो जाएगा आपको देखिए। कैल्शियम को उनके गणित क्लोराइडो एकत्र ही होगा सब है। गणित क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया था, कि विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। कैथोड पर धातुएं, कैथोड मतलब कौन सा? ऋणावेशित ना। कैथोड मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रोड ना, माइनस वाला ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। पर धातु निक्षेपित हो जाती है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ये होगा कि धातु जो है
इलेक्ट्रॉन त्याग करके ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाएगा, ठीक है, सोडियम अगर है तो हाँ, और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्राप्त करेगा। हाँ, अब एनोड पर कैथोड का एनोड प्लस होता है सर। हाँ, एनोड यानी कि धन आवेशी इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन माइनस जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, ठीक है, और Cl2 चूंकि बनाएगा तो दुनिया से गुना करना होगा आपको, ठीक है, दूसरे ना। तब तो एक क्लोरीन तो 2 से गुना कर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, E माइनस पर भी आपको 2 से गुना करना होगा, ठीक है। अब आप लोग धातु का परिष्करण हमको कल बताना है, तो आप लोग अभी तो भट्टी परिष्करण ना आपको फिगर बना के आना होगा कल घर से ना। ये तो 3.12 डायग्राम विद्युत अपघटनी परिष्करण पूछा होगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में। विद्युत अपघटनी है बना लेंगे सर इन लोग ये नाम पूछता है ये में, ठीक है, हां ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, रोल में नाम पूछता है, ये भी चल रहेगा, तो बताइए कि कौन सा है। चित्र 3.1 सर बनाते रहो लाइनें तो हमें छापेगा सर। हाँ, कितना देर लग रहा है यहाँ पे? दो इलेक्ट्रॉनिक फोटो बना होगा, घर बढ़े तो नोट कॉपी में छापिएगा, यहाँ भी लिख के छापिए। प्लस माइनस रहेगा, हाँ, प्लस की ओर देखिए यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, स्विच बोलिए स्विच ये धनावेश है, ये आपका एनोड है ना, एनोड है, एनोड धनावेश वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड थर्ड टर्मिनल को एक क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड ना। यस इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित होगा ना, इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होगा इधर की ओर, ठीक है, ऋणावेश की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर, ठीक है, और ऋण टर्मिनल से इधर ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका ना, फिर इसमें आएगा हम लोग नाम लिख दीजिए कैथोड में, किसमें आएगा, कैथोड में, और ये विलियन है, लिक्विड है ये, ठीक है। CU अगर मान लीजिए अगर कॉपर धातु का निष्कर्षण आप कर रहे हैं, कॉपर 2 प्लस, ठीक है, ये वाला Cu2 प्लस रहेगा, Cu2 प्लस, और ये वाला यहाँ पर Cu2 प्लस रहेगा, यस लेकिन विलियन जो है, विलियन किसी का होगा, कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर विलियन क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा ना। सल्फेट क्या है? हाँ हाँ, इसलिए कि वो कॉपर धातु पे निष्कर्षण हो रहा है, हां वो तो हो रहा है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट रहेगा। जब कुछ लिक्विड बैठेगा, आप द्रव्य फॉर्म बैठेगा ये जगह, ठीक है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, इसका चीज रहेगा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। हाँ, ये जगह हटा देता है, ABCD पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सही बात, सही बात। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन,
ठीक है, ये काटिए टैंक है, काटिए टंकी है। अभी जो बैठा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा? ये अपद्रव्य एनोड पंप है, अपद्रव्य एनोड पंप। ठीक है, ये वो पूछता है कि क्या कहते हैं एनोड पंप का नीचे जो बैठता है ना। अब इसको थोड़ा सा आपको लिख लेंगे, हम पढ़े थोड़ा देर है पूरा लिख लेंगे आपको, क्योंकि समय कम रह गया है। हमको संचालन लिखवा के करो, पेज नंबर अभ्यास लिखवाना है। ठीक है, संचालन पहले बता सकते हैं। संसार हल्का सा है हमें। नहीं सर। ठीक है, पढ़ दीजिए किताब में। देखिए आप 2 बटे क्वेश्चन होगा। कॉपर, टिंक, जिंक ना, जिंक, टिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार में आप ये बात को नहीं लिखे, मुंह पे लगवा लिख भी सकते हैं। इस प्रकार में अशुद्ध धातु के एनोड, एनोड जो है किस धातु को बनेगा? अशुद्ध धातु को बनेगा। अशुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाएगा। क्या है? कैथोड ना। शुद्ध धातु की पतली पर कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण का विलयन ना, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। शुद्ध धातु का कौन है? शुद्ध धातु का कौन सा है? कैथोड ना। शुद्ध धातु का ना कैथोड, अब एनोड का ठीक अशुद्ध धातु का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। बनाया जाता है इसके बाद का पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग का विद्युत अपवर्तन के रूप में होता है। ठीक है, चित्रानुसार चित्र 3.1 की दिखाएगा। चित्रानुसार उपकरण को स्थित करने पर विद्युत अपवर्तन जब विद्युत प्रयोग की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपवर्तन भूल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपवर्तन में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। जितना एमएम से निकलेगा एनोड पर से उतना ही कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। इसीलिए इसको पतला बनाया गया है। किसको? कैथोड, कैथोड वाला के ना, कैथोड वाला को पतला बनाया गया है। ये पतला रहेगा, कैसे रहेगा? पतला ना, पतला नहीं, पतला कैथोड प्लेट पतला होगा। ये मोटा रहेगा, पतला होगा, तभी नहीं 50 को बैठेगा। अच्छा, इतनी मात्रा शुद्ध धातु विद्युत अपवर्तन से कैथोड पर निक्षेपित विलयन अशुद्धियां विलयन में चली जाती है। जो अविलय है वो नीचे आके बढ़ जाता है। ठीक है, तो अविलय अशुद्धियां को तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंप कहते हैं। यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है, के बाद हम कल चलेंगे संचारण, चलेंगे कल हम संचारण। पर संचारण चल के पेज नंबर अभ्यास खत्म। दीजिए सर, आप दी असाइनमेंट।